नमस्कार बच्चों। इस सेशन में हम कुछ ऑर्थोपेडिक से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक 30 साल का मेल है जो कि इमरजेंसी रूम में आया है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद, और जब हमने उसका लोअर लिम्ब देखा तो जो उसका जो एटीट्यूड था वो था फ्लेक्शन, एडक्शन और इंटरनल रोटेशन। अब अगर इस तरह का एटीट्यूड है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद तो ये क्या डायग्नोसिस बताता है? तो इसमें अगर हम इसको लिखें जैसे फ्लेक्शन, एडक्शन और इंटरनल रोटेशन, कभी भी इंजरी के बाद अगर इस तरह से कोई भी पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है तो उसके एटीट्यूड को देख के आप सीधा बोल सकते हो कि ये केस है पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन का। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखते तो हम इसको एक फैडिर, हमने इसका निमोनिक रखा हुआ है। तो अगर इंजरी के बाद फैडिर डिफॉर्मिटी है तो आप इसको बोल सकते हो ये केस है पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन का। अब फैडिर डिफॉर्मिटी दिखती कैसी है, इसको अगर हम इमेजेस में देखें तो यहाँ पर आप देखोगे थर्ड वाले पिक्चर में हिप पर भी फ्लेक्शन है, नी पर भी फ्लेक्शन है। दूसरा जो अफेक्टेड साइड का हिप है वो दूसरे साइड पे उसका नी जाके दूसरे साइड के नी को क्रॉस कर रहा है, तो ये बताता है कि यहाँ पर एडक्शन है। जो इंजर्ड साइड का नी है वो दूसरे नी के ऊपर से क्रॉस कर रहा है, तो ये एडक्शन हो गया। और तीसरा हम देखते हैं इसमें इंटरनल रोटेशन डिफॉर्मिटी। इंटरनल रोटेशन डिफॉर्मिटी को हम कैसे देखेंगे? जो फुट का जो मीडियल बॉर्डर है, जैसे ये नॉर्मल साइड का ये है, लेकिन इंजर्ड साइड का आप देखोगे ऑलमोस्ट अंदर की तरफ घुमा हुआ है, तो ये बताता है इंटरनल रोटेशन डिफॉर्मिटी। तो इस तरह का अगर एटीट्यूड किसी पेशेंट में आपको दिख रहा है तो आप बहुत इजीली बोल सकते हो कि क्योंकि ये फैडिर डिफॉर्मिटी है तो ये केस है पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन का। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली देख सकते हैं। और जैसा कि नाम ही है पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन, तो इसमें जो हेड ऑफ फीमर है वो एसिटाबुलम के पीछे स्लिप हो जाता है। ठीक है, तो वो हो गया पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन। फिर एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किस बोन के फ्रैक्चर के लिए हमको कोई खास ट्रीटमेंट नहीं करनी होती। तो इसमें एक होता है फ्रैक्चर स्कैपुला, जिसके लिए हमको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करना, और इसी तरह से फ्रैक्चर रिब्स, इनके लिए भी हमको कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं करना होता है। सिंपल हमको 3 से 4 वीक का इमोबिलाइजेशन करना होता है और ये हड्डियाँ अपने आप जुड़ जाती हैं। तो ये जो एक्सरे है इसमें आप देखोगे ये फ्रैक्चर स्कैपुला है, राइट। तो ये पूरा फ्रैक्चर स्कैपुला है और आपको इसमें सिर्फ कफ एंड कॉलर स्लिंग देनी है 3 से 4 हफ्ते के लिए और ये हड्डी अपने आप जुड़ जाएगी। तो कोई इसमें ज़्यादा स्पेसिफिक आपको इंटरवेंशन नहीं करना। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी नर्व है जो कि फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस में इंजर नहीं होगी। तो रेडियल नर्व, वल्नर नर्व, मीडियन नर्व, मस्कुलोकुटेनियस नर्व। तो अगर हम ये ह्यूमरस बोन की एनाटमी देखें तो हम देख सकते हैं कि कुछ बोन्स हैं वो ह्यूमरस के काफ़ी नज़दीक से निकलती हैं। तो कभी भी ह्यूमरस के उस पर्टिकुलर एरिया का फ्रैक्चर होगा तो वो नर्व जो उस जगह से निकल रही है उसकी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला जो लैंडमार्क बच्चों को आना चाहिए वो होता है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के पास से निकलती है और इनफैक्ट उसके आसपास थोड़ा सा घूमकर निकलती है एक्सिलरी नर्व। तो कभी भी किसी पेशेंट को अगर सर्जिकल नेक ह्यूमरस का फ्रैक्चर है तो हमेशा हमें रूल आउट करना चाहिए कहीं उसको एक्सिलरी नर्व इंजरी तो नहीं है। इसी तरह से जो रेडियल नर्व है वो ह्यूमरस के पीछे से निकलती है और उस लैंडमार्क को हम बोलते हैं स्पाइरल ग्रूव। तो जो रेडियल नर्व है ये ह्यूमरस के पीछे से निकलती है
ऑफ कोर्स मीडियल टू लैटरल जाएगी। तो इस लैंडमार्क को बोलते हैं हम रेडियल ग्रूव, या कई बार इसको हम बोल देते हैं स्पाइरल ग्रूव। तो अगर इस एरिया में कहीं फ्रैक्चर है स्पाइरल ग्रूव में, या आप इसको शाफ्ट भी बोल सकते हो ह्यूमरस का, तो अगर इस जगह पे कहीं फ्रैक्चर है तो रेडियल नर्व की इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर जो थर्ड नर्व है वो जाती है मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से, और ये नर्व होती है अल्नर नर्व। तो अगर कभी फ्रैक्चर है ह्यूमरस के मीडियल एपिकॉन्डाइल का, तो संभावना है कि अल्नर नर्व इंजर्ड हो जाए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इंजरीज हैं ह्यूमरस के रिलेशन में, और इनके रिलेशन में ये नर्व्स की इंजर्ड होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए अगर आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे तो बेस्ट आंसर निकल के आएगा मस्कुलोकुटेनियस नर्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि एक 3 साल का बच्चा है जो कि थोड़ा ऊंचाई से गिरा, और जब उस समय देखा तब एक्सरे पर हमको कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दिखी, मतलब कोई फ्रैक्चर या डिसलोकेशन नहीं दिखा। लेकिन जब वही बच्चा 2 साल बाद आया तब हमने देखा कि उसके पैर पर कैल्केनियोवैल्गस डिफॉर्मिटी आ गई। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कैल्केनियोवैल्गस डिफॉर्मिटी एक्चुअली होती क्या है। तो अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये कैल्केनियोवैल्गस डिफॉर्मिटी है, और आप देखोगे थोड़ा सा सोल बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये हुई कैल्केनियोवैल्गस डिफॉर्मिटी। अब इस पर्टिकुलर केस में ये कैल्केनियोवैल्गस डिफॉर्मिटी आने का क्या कारण हो सकता है, उसके लिए हमको थोड़ा सा बच्चे की बोन्स की एनाटमी पढ़नी होगी, एक लॉन्ग बोन की एनाटमी। तो जो बच्चे का लॉन्ग बोन होता है इसमें एक डाइफाइसिस हो गया, एक मेटाफाइसिस हो गया, देन ये एपिफाइसिस हो गया, और एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस के बीच में आ गया आपका ग्रोथ प्लेट। कई बार जब फाइशियल इंजरीज होते हैं बच्चों में, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसके ग्रोथ प्लेट के कुछ एरिया में इंजरी हो जाए। अब जब ग्रोथ प्लेट के, ये आपका फाइसिस है, ठीक है, जिसी को हम ग्रोथ प्लेट भी बोलते हैं, सो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर इंजरी हुई, और जब ग्रोथ प्लेट में इंजरी होगी तो उस जगह कोई लेंथ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं ग्रोथ प्लेट का काम क्या है, बोन की लंबाई बढ़ाना। तो यहाँ की लंबाई बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो दूसरा साइड है वहाँ से तो लंबाई बढ़ती रहेगी। तो उस वजह से क्या है कि थोड़ा सा डिफॉर्मिटी आएगा, और जो पैर है वो बाहर की तरफ मुड़ जाएगा। तो इसी को हमने नाम दिया है कैल्केनियोवैल्गस डिफॉर्मिटी। तो छोटे बच्चे में फाइशियल इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जो कि एक्सरे पे हमको नहीं दिखती हैं। बट उसका मैनिफेस्टेशन कैसे हो सकता है? जब बच्चा कुछ समय बाद हमारे पास आएगा और हमको उसके उस एरिया में कुछ डिफॉर्मिटी दिखेगी, तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, उस समय कोई ग्रोथ प्लेट की इंजरी रही होगी, कोई फाइशियल इंजरी हुई होगी, जो कि एक्सरे पे नहीं दिखी हमें, बट अब उसका मैनिफेस्टेशन आ रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि उसको जो इंजरी हुई है वो कैसे हुई है, लैटरल पार्ट ऑफ ग्रोथ प्लेट, यहां पर इंजरी हुई थी, और ये लैटरल पार्ट ने ग्रो करना बंद कर दिया, बट मीडियल साइड कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, इसलिए पैर बाहर की तरफ मुड़ गया। तो ये बच्चों में एक पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। इंजरी के कई समय बाद अगर कोई बच्चा डिफॉर्मिटी के साथ आ रहा है तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर अगर कोई फ्रैक्चर है और वो जुड़ तो रहा है लेकिन बहुत समय ले रहा है, तो इस तरह के यूनियन को आप क्या बोलोगे? तो यूनियन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 2-3 टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक होता है मैल यूनियन, एक होता है डिलेड यूनियन, और लास्ट होता है नॉन यूनियन। हो गया नॉन यूनियन। तो मैल यूनियन का मतलब ये हुआ
कि जो फ्रैक्चर है वो जुड़ा तो है लेकिन गलत पोजीशन में जुड़ गया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्चर यूनाइटेड इन अ रॉन्ग पोजीशन, थोड़ा सा तिरछा जुड़ गया तो उसको आप बोलोगे मैलयूनियन। फिर दूसरी जो कंडीशन है उसमें डिलेड यूनियन, मतलब जो यूनियन का प्रोसेस है वो तो चल रहा है लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम है, उसकी रफ्तार बहुत कम है। सो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इट इज टेकिंग मोर टाइम फॉर यूनियन। सो इसमें हम बोलेंगे कि प्रोसेस ऑफ यूनियन इज टेकिंग मोर टाइम देन यूजुअल। जितना समय उसको लगना चाहिए था आप उससे ज्यादा समय ले रहा है, तो ये हो गया डिलेड यूनियन। और नॉन यूनियन के बारे में हम क्या बोलेंगे, नॉन का मतलब नहीं, मतलब वो फ्रैक्चर जुड़ ही नहीं रहा। सो नो यूनियन एट फ्रैक्चर साइट। और अभी भी जो दो हिस्से थे, जो फ्रैक्चर के बाद दो हिस्से बने थे, वो भी अलग अलग हैं, तो ये हो गया नॉन यूनियन। तो ये 3 टर्म्स पता होना चाहिए, मैल यूनियन, डिलेड यूनियन या नॉन यूनियन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सिद्धांत है, डिस्ट्रैक्टिव फोर्सेस आर कन्वर्टेड इनटू कंप्रेसिव फोर्सेस। ये सिद्धांत किस तरह की सर्जरी में देखा जाता है? तो डिस्ट्रैक्टिव का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई फ्रैक्चर लाइन है, तो डिस्ट्रैक्टिव का मतलब ये होता है जो टुकड़े हैं उनको दूर दूर ले जाने वाली ताकतें। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन कर रही हैं, दूर दूर ले आ रही हैं। और कंप्रेसिव का मतलब क्या होगा, जैसे ये फ्रैक्चर लाइन है तो इसको पास ला रही हैं वो ताकतें। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दोगे क्लोजर और यहां पे लिख दोगे आप अपार्ट, मतलब दूर दूर जा रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, पास पास आ रहे हैं तो कंप्रेशन हो रहा है। अब जब फ्रैक्चर है उसके यूनियन के लिए हमारे पास ये वाला सिनेरियो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सो अगर फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स पास पास आ रहे हैं तो यूनियन अच्छा होगा, इसलिए हम ये चाहते हैं कि फ्रैक्चर एंड्स हैं वो पास पास रहें, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें। क्लियर? तो इसीलिए ये सर्जरी का भी सिद्धांत है कि जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन की कोशिश होगी, इनडायरेक्टली फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स उतने ही पास पास आएंगे। और हम तो चाहते ही हैं कि फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स पास पास रहें क्योंकि फिर यूनियन अच्छा होगा। तो इस तरह का जो सिद्धांत है वो पूरा होता है। एक सर्जरी है जिसको हम बोलते हैं TBW। तो TBW का मतलब हो गया टेंशन बैंड वायरिंग, इसको बोलते हैं टेंशन बैंड वायरिंग। और एग्जाम के हिसाब से आपको सिर्फ 2 जगह पता होनी चाहिए कहाँ हम ये करते हैं। एक हम करते हैं फ्रैक्चर पटेला के लिए और दूसरी हम करते हैं फ्रैक्चर ऑफ ओलेक्रानॉन। ये 2 जगह पे हम कॉमनली इसको करते हैं, फ्रैक्चर पटेला, फ्रैक्चर ओलेक्रानॉन। अब आप इस इमेज में देखोगे यहाँ पे ये फ्रैक्चर ओलेक्रानॉन का केस है एक, और ये दूर दूर जा रही है। लेकिन जब हमने TBW किया तो ये इनफैक्ट अब पास पास आ जाएंगे। तो जो ताकतें इनको एक्चुअली दूर ले जाना चाहती थी वो फ्रेगमेंट्स को और पास ले आएंगी और हमारा यूनियन उतना ही अच्छा होगा। तो ये TBW का प्रिंसिपल है। इसमें हम के वायर्स यूज करते हैं, क्रिश्नर वायर और स्टेनलेस स्टील वायर। फिर चलते हैं अगले केस पर। एक पेशेंट हमारे पास OPD में आया और वो बोल रहा है कि मुझे दर्द है, सूजन है मेरे कंधे में। और जब उसने अपनी हिस्ट्री दी तो उसने बताया कि मैं ज़मीन पर गिर गया था आउटस्ट्रेच्ड हैंड से, मतलब इस तरीके से ज़मीन पे मैं गिरा और उसके बाद उसको फ्रैक्चर हुआ। तो जो फ्रैक्चर एक्सरे में दिखाया गया है यूजुअली उसकी साइट क्या होती है ये हमको बताना है। तो अगर हम एक्सरे में देखेंगे तो यहाँ पर हमको फ्रैक्चर
दिख रहा है। तो ये जो बोन है ये है क्लैविकल। तो एक्सरे में हमको दिख रहा है ये केस जो है ये है फ्रैक्चर क्लैविकल का। और क्लैविकल की जब हम बात करते हैं तो इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट है वो होती है मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 का जंक्शन। मतलब वो हिस्सा जहां पे मीडियल 2/3 लैटरल 1/3 के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो ये लैटरल 1/3 हो गया और ये मीडियल 2/3 हो गया। तो ये मोस्ट कॉमन साइट है क्लैविकल फ्रैक्चर की। कई केसेस में आपको ये ऑप्शन नहीं होता है, तब आप इसमें सिंपल लिख दोगे फ्रैक्चर लैटरल 1/3। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा सीक्वेंस वाइज आप अपना आंसर चूज कर सकते हो। तो फॉल ऑन आउट स्ट्रेच्ड हैंड, इसको शॉर्ट में हम फुश इंजरी भी बोल देते हैं कई बार। तो ये इसका क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है। फिर एक पेशेंट है जिसको कि रिकरेंट डिसलोकेशन है। रिकरेंट मतलब बार बार, तो उसको बार बार कंधे का डिसलोकेशन होता है। और जब वो हॉस्पिटल में आया तो डॉक्टर ने कोशिश करी कि मैं इसका आर्म एबडक्ट करूं, एबडक्ट मतलब दूर ले आना, और एक्सटर्नली रोटेट करूं, थोड़ा सा बाहर की तरफ घुमाऊं। तो जब हम ऐसा प्रयास करते हैं तो एक्चुअली हम देखना चाहते हैं कि कहीं उसको एंटीरियर डिसलोकेशन की टेंडेंसी तो नहीं है, राइट। तो हम देखना चाहते हैं एंटीरियर डिसलोकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। अब क्योंकि ये केस रिकरेंट डिसलोकेशन का है तो पेशेंट को पता है कि अगर मेरा हाथ एबडक्शन में गया, एक्सटर्नल रोटेशन में गया, तो मेरा कंधा आगे की तरफ निकल आएगा। तो इसलिए वो क्या करेगा, डॉक्टर को तुरंत वो मना करेगा कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि पेशेंट जानता है इस तरह का मैन्यूवर होगा तो मेरा कंधा आगे खिसक जाएगा। और इसीलिए वो जैसे ही डॉक्टर इस तरह का कुछ एक्टिविटी करेगा तो वो एकदम डर जाएगा। तो इसीलिए इस टेस्ट का नाम हमने रख दिया एप्रीहेंशन साइन। ठीक है, इसलिए इसका नाम है एप्रीहेंशन साइन। तो एप्रीहेंशन साइन मतलब पेशेंट को थोड़ा सा भय है, थोड़ा सा डर है। तो ये हो गया एप्रीहेंशन साइन और रिकरेंट एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। अगर आप इस इमेज में देखोगे तो एबडक्शन है, ये बाहर की तरफ ले गए हम आर्म को, और ये एक्सटर्नल रोटेशन है, राइट। सो ये एक्सटर्नल रोटेशन है और ये एबडक्शन है। तो इस तरह से हम करते हैं एप्रीहेंशन टेस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक 65 साल की पोस्ट मेनोपॉजल लेडी है, वो बाथरूम में गिर गई और अगेन यहाँ पर फूश इंजरी की हिस्ट्री है, और उसके बाद एक उसको फ्रैक्चर हो गया रिस्ट के आसपास। तो ये कौन सा फ्रैक्चर हो सकता है। अब यहाँ पर मेन चीज आपने क्या देखनी है, एज। स्पेशली जो पोस्ट मेनोपॉजल हैं तो इनमें पॉसिबिलिटी होती है कि इनको ऑस्टियोपोरोसिस हो। और जब भी फूश इंजरी होगी पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि उनको फ्रैक्चर कोलीज हो जाए, राइट। तो ये सिनेरियो है, ये फ्रैक्चर कोलीज को बताता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ये डिस्टल फ्रैगमेंट है फ्रैक्चर कोलीज का, ये वाला, ये डिस्टल फ्रैगमेंट है, ये पीछे की तरफ चला गया होता है, इसीलिए ये जो डिफॉर्मिटी देता है इसको हम बोल देते हैं डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी। क्योंकि जो डिस्टल फ्रैगमेंट है वो डॉर्सली चला गया है। तो कई बार अगर हम जो डिस्टल फ्रैगमेंट की डिस्प्लेसमेंट्स को भी पढ़ना अगर हम चाहें तो हमेशा हमको सिर्फ डिस्टल फ्रैगमेंट को देखना होता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक तो हमने देख लिया कि वो डॉर्सली गया है, तो डॉर्सल में उसके दो तरह के डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, एक होता है डॉर्सल शिफ्ट और एक होता है डॉर्सल एंगुलेशन। इसी तरह से वो थोड़ा सा लैटरल भी जाता है, तो लैटरल में भी आप दोनों चीज लिख दोगे, तो लैटरल शिफ्ट
और लैटरल एंगुलेशन। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा वो जो टू फ्रेगमेंट्स हैं वो थोड़ा सा एक दूसरे में इम्पैक्ट हो जाएंगे और एक लास्ट होगा वो होता है सुपिनेशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक डिस्प्लेसमेंट्स हैं डिस्टल फ्रेगमेंट के, जो कोलिस के लिए आपको याद रखने हैं। राइट, तो कोलिस को पहचानना बहुत आसान है और आपको कैरेक्टरिस्टिकली डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी दिखेगी। फिर क्वेश्चन कई बार पूछते हैं डैशबोर्ड इंजरी, किस फ्रैक्चर के लिए हम नाम यूज करते हैं डैशबोर्ड इंजरी का। तो डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है, अगर आप कार में बैठे हो तो आगे होता है डैशबोर्ड। तो कई बार जब एक्सीडेंट होता है तो कार तो एकदम से रुक जाती है, लेकिन बॉडी है वो इनर्शिया ऑफ मूवमेंट होता है, आगे की तरफ चलती जाती है। उसी वजह से क्या होता है, घुटना जाके टकराता है डैशबोर्ड में, और जब घुटना डैशबोर्ड में टकराता है तो उसके बाद एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, और जो कि फीमर की शाफ्ट के थ्रू ट्रांसमिट होता है, और ये फीमोरल हेड को एसिटाबुलम से बाहर निकाल देता है पीछे की तरफ। तो किस तरह का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये पोस्टीरियर डिसलोकेशन। राइट, तो ये हो गया पोस्टीरियर डिसलोकेशन। एक्सरे में हमारे अगर इसको हम देखना चाहें, ये देखिए एसिटाबुलम है और ये हेड ऑफ फीमर है, तो क्लियरली दिख रहा है कि एसिटाबुलम खाली है, हेड ऑफ फीमर पीछे चला गया है। थर्ड, हमको लेसर ट्रोकेंटर जो इस तरह से नॉर्मली दिखना चाहिए वो यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये इंटरनल रोटेशन में है। तो इंटरनल रोटेशन आपको इजीली दिख जाएगा। तो ये पोस्टीरियर डिसलोकेशन हिप का एक्सरे है। फिर टीबी हिप के बारे में क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, और स्पेशली आपको तीनों स्टेज के बारे में पता होना चाहिए। पहली स्टेज होती है साइनोवियल का इन्फ्लेमेशन, उसको हम बोलते हैं साइनोवाइटिस। सो अगर हम पहली स्टेज की बात करें तो इसको हम लिख देंगे स्टेज ऑफ साइनोवाइटिस। इसके बाद थोड़ा सा डिजीज निकल के जॉइंट में आएगी, तो इसको हम बोल देंगे अर्ली आर्थराइटिस। अगर यहाँ पे भी डिजीज प्रोसेस नहीं रुका तो ये फाइनली जाकर फिर बोन को डैमेज करेगा, तो इसको आप बोल दोगे लेट आर्थराइटिस या एडवांस्ड आर्थराइटिस। ये हो जाएगा लेट आर्थराइटिस या एडवांस्ड आर्थराइटिस। अब क्या होता है, जब साइनोवियल इन्फ्लेमेशन होता है तो साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करेगी, साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करेगी, और ये साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पे एक्युमुलेट होगा, कैप्सूल में। तो कैप्सूल में हमको वो साइनोवियल फ्लूइड एक्युमुलेट करना है, तो उस वजह से लोअर लिम्ब क्या करेगा, एक ऐसी पोजीशन लेगा जिसमें कि कैप्सूल की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा हो, और लोअर लिम्ब में वो कैपेसिटी होती है फ्लेक्शन, एब्डक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन। अगर हिप जॉइंट फ्लेक्शन में है, एब्डक्शन में है, एक्सटर्नल रोटेशन में है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा साइनोवियल फ्लूइड को एक्कोमोडेट कर सकता है, तो इसलिए लिम्ब इस पोजीशन में चला जाएगा। अब जब लिम्ब इस पोजीशन में जाएगा तो हमको दूर से देखने पे ऐसा लगेगा कि यार ये पैर लंबा हो गया है, बट इन रियलिटी ये पैर लंबा नहीं होगा, सिर्फ उसका एटीट्यूड हमको एक गलत इंप्रेशन दे रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, एपरेंट लेंथनिंग। मतलब देखने पे लंबा लग रहा है, बट अगर आप उसकी लंबाई नापोगे तो वो तो बराबर आएगी ऑपोजिट साइड से, क्योंकि एक्चुअल में कोई बोनी डैमेज हुआ नहीं है, इसलिए लिम्ब की लंबाई में भी कोई अंतर नहीं आएगा। सो ये हो गई साइनोवाइटिस। यहाँ पे अगर पेशेंट ट्रीट नहीं हुआ तो वो चले जाएगा नेक्स्ट स्टेज में, और वो होती है स्टेज ऑफ अर्ली आर्थराइटिस। अब जैसे जॉइंट के आसपास इन्फ्लेमेशन पहुंचेगा तो जॉइंट के आसपास जो मसल्स हैं वो थोड़ा सा स्पाज्म में जाएंगी। हिप जॉइंट के आसपास 6 मसल्स हैं, फ्लेक्सर, एक्सटेंशन, एब्डक्टर, एडक्टर, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन वाली 3 ग्रुप हैं। अब इनमें से जो ग्रुप ज़्यादा पावरफुल होगा वो नी को, जो हिप को अपनी डायरेक्शन में खींच लेगा। तो जो पावरफुल मसल्स हैं वो हैं फ्लेक्सर, एडक्टर, इंटरनल रोटेटर्स। एक्सटेंसर के कंपैरिजन में फ्लेक्सर ज़्यादा मजबूत है,
एबडक्टर के कंपैरिजन में एडक्टर ज़्यादा मजबूत हैं और एक्सटर्नल रोटेटर के कंपैरिजन में इंटरनल रोटेटर्स ज़्यादा मजबूत हैं, तो वो लिम्ब को अपनी डायरेक्शन में खींच लेंगे। इसलिए जो एटीट्यूड आ जाएगा वो आएगा फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन का। अब जब इस तरह का एटीट्यूड होगा तो हमको दूर से देखने पे पैर छोटा दिखेगा, बट जब हम उसकी एक्चुअल लेंथ निकालेंगे तो वो ऑलमोस्ट दूसरे साइड के बराबर होगी। तो आप इसके लिए क्या लिख दोगे? एपरेंट शॉर्टनिंग। बस देखने में छोटा लग रहा है बट लेंथ बराबर है। और लेंथ क्यों बराबर है? क्योंकि कोई बोनी डैमेज नहीं हुआ। तो ये दो हो गए। अब एडवांस आर्थराइटिस में क्या होगा? एक्चुअल में बोनी डैमेज आ जाएगा। एडवांस आर्थराइटिस या लेट आर्थराइटिस, इसमें एक्चुअल में बोनी डैमेज आ गया। अब जब बोनी डैमेज आएगा तो जो शॉर्टनिंग है वो असली में ही आ जाएगी। तो यहां क्या लिख देंगे? ट्रू शॉर्टनिंग, क्योंकि बोन डैमेज हो गई। और पोजीशन इसकी सेम रहेगी सेकेंड स्टेज जैसी, जो कि है फ्रैटेर, राइट। तो ये टीबी हिप के स्टेजेस हैं। लोअर लिम्ब की क्या पोजीशन रहेगी या हिप जॉइंट की क्या पोजीशन रहेगी, देखने में लेंथ कैसी लगेगी, एक्चुअल लेंथ और एपरेंट लेंथ में क्या अंतर दिखेगा, और वाकई कोई बोनी डैमेज है या नहीं। तो इतने डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। यूजुअली क्वेश्चन इसी में से आता है। फिर इसी में हम देखें, एक हमारे पास यंग लड़का आया जिसको कि राइट हिप जॉइंट में दर्द था कुछ महीनों से, और जब उसको हमने देखा तो हमने पाया कि उसको तो ट्रू शॉर्टनिंग है इन द राइट लोअर लिम्ब, लेकिन उसको कोई चोट की हिस्ट्री नहीं है। तो इसका मतलब ये केस है टीबी हिप का। और टीबी हिप में ट्रू शॉर्टनिंग कब मिलेगी? हमने अभी डिस्कस किया है, ट्रू शॉर्टनिंग हमको मिलेगी जब एक्चुअल बोन डैमेज होगा तब। और वो स्टेज कौन सी होती है? स्टेज ऑफ लेट आर्थराइटिस, राइट। तो लेट आर्थराइटिस में हमको बोनी डैमेज दिखेगा, उसकी वजह से उसकी साइड की जो बोन की लंबाई है वो भी कम हो जाएगी। और डिफॉर्मिटी की बात करोगे तो वो तो एज इट इज सेकेंड स्टेज जैसी रहेगी, फेलियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन एंड टेंडरनेस। अगर हम लैटरल कॉन्डाइल के ऊपर दबाते हैं और किसी पेशेंट को दर्द हो, या फिर जब वो डॉर्सीफ्लेक्स करना चाहता है, इस तरह से डॉर्सीफ्लेक्स, तब उसको लैटरल एपिकॉन्डाइल पे दर्द हो, तो ये किस बीमारी का लक्षण है? इसको हम बोलते हैं लैटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस। लैटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस, जिसको कि दूसरा नाम हमने क्या दिया है? टेनिस एल्बो। तो ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट का नाम है कोजन टेस्ट। और कोजन टेस्ट में हम क्या करते हैं? डॉर्सीफ्लेक्शन करेंगे और हम देखेंगे उसको लैटरल एपिकॉन्डाइल के एरिया में दर्द आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से सारे जो एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ मसल्स हैं वो निकलते हैं। और जब हम उन एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रेच पे लाते हैं तो वो यहाँ पे दर्द महसूस होगा। तो ये हो गया लैटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिथोवैन साइन। ट्रिथोवैन साइन के लिए एक एक्सरे देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है? ये राइट हिप है, ये लेफ्ट हिप है। तो ये हमारा हेड ऑफ फीमर का आउटलाइन है यहाँ, क्लियर। और यहाँ ये हमारा हेड ऑफ फीमर का आउटलाइन ऐसे है, इस तरीके से, क्लियर। तो इस तरीके से कुछ। तो हम क्या देख रहे हैं? राइट साइड पे जो एक लाइन है जो नेक ऑफ फीमर के ऊपर से निकाली है हमने, वो हेड ऑफ फीमर को थोड़ा काटती हुई निकल रही है। ऊपर हमको थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, बट लेफ्ट साइड में ये लाइन पूरा इसके ऊपर से निकल रही है, यहाँ पर कोई भी हिस्सा नहीं काट रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो लेफ्ट साइड का फ्यूमरल हेड का एपिफाइसिस है वो थोड़ा सा नीचे खिसक गया है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? स्लिप्ड कैपिटल femoral epiphysis।
ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल। कैपिटल का मतलब होता है हेड। तो जो हेड ऑफ फीमर का जो एपिफाइसिस है वो अपनी जगह से नीचे खिसक गया है, इसलिए जो लाइन हमने नेक ऑफ फीमर के ऊपर से गिराई है वो हेड ऑफ फीमर के एपिफाइसिस का कुछ एरिया नहीं काटेगी, नॉर्मली इसको थोड़ा सा काटना चाहिए। तो ये हो गया ट्रेथोवैन साइन। और क्लासिकल ये बताता है कि ये एक्सरे जो है वो स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस के केस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 5 साल का बच्चा है, उसको घुटने में दर्द रहता है, थोड़ा सा वो चिड़चिड़ा है और उसके मसूड़ों से भी खून निकलता है। जब हमने एक्सरे किया तो हमने देखा कि उसके जो कॉर्टेक्स हैं बहुत ही पतले हैं और हमको मेटाफाइसिस पे एक सफ़ेद लाइन भी दिखी। क्या डायग्नोसिस होगा? देखो, जैसे ही आपको गम ब्लीडिंग मिलेगा तो मेरे ख्याल से आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि शायद ये केस स्कर्वी का हो, क्योंकि गम ब्लीडिंग मतलब स्कर्वी। अब एक्सरे में हमको क्या दिख रहा है? एक्सरे में हमको एक जो, अगर हम उसे कॉर्टेक्स देखेंगे, ये कॉर्टेक्स है, तो हम देखेंगे कॉर्टेक्स बहुत पतले हो गए हैं। तो इसको हम कई बार नाम दे देते हैं पेंसिल थिन कॉर्टेक्स। इसको हम नाम देते हैं पेंसिल थिन कॉर्टेक्स। और दूसरा, हमको एक वाइट लाइन भी मिल रही है, तो इसको हम बोलते हैं वाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल। तो ये जो वाइट लाइन है इसको हम बोलते हैं वाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल, राइट। तो ये कुछ एक्सरे फीचर्स हैं जो इस कर्वी को दिखाते हैं। पेंसिल थिन कॉर्टेक्स, वाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल। कई बार यहाँ पे थोड़ा सा नुकीला सा दिखता है तो इसको हम बोल देते हैं पेल्कन स्पर। तो इसको हम नाम दे देंगे पेल्कन स्पर। तो ये कुछ एक्सरे फीचर्स हैं स्कर्वी के। साथ में हम विमबर्ग और रिंग साइन भी देख सकते हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट्स में आपको क्या फाइंडिंग्स मिलेगी? जैसा कि नाम ही है विटामिन डी डेफिशिएंसी, तो इसका मतलब विटामिन डी का लेवल कम होगा, इसकी वजह से कैल्शियम का लेवल भी कम होगा। और एक हार्मोन होता है जो कैल्शियम को बढ़ाना चाहता है, पैराथॉर्मोन, उसका लेवल शरीर में बढ़ जाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे तो हमको जिस ऑप्शन में लिखा है कैल्शियम रेज्ड, इसको हम ऐसे ही रूल आउट कर देंगे, कैल्शियम बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो पहली चीज़ है कैल्शियम कम होना चाहिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे पैराथॉर्मोन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो जिस उसमें पैराथॉर्मोन आपको बड़ा मिलेगा, आंसर वही होगा, राइट। तो ये इस तरह से आप इसकी ब्लड केमिस्ट्री की फाइंडिंग्स निकाल सकते हो। फिर एक ओबीज लेडी दोनों घुटनों में दर्द के साथ ओपीडी में आई और जब वो चलती थी तो उसको घुटनों में से थोड़ी सी क्लिक की आवाज भी आती थी और ये दर्द उसको सीढ़ियां चढ़ने पे ज़्यादा महसूस होता था। एक्सरे किया तो उसमें हमने देखा कि उसके जो जोड़ों की स्पेस है वो थोड़ी कम हो गई। तो क्या डायग्नोसिस होगी? तो जहाँ आपको ये मिले रिड्यूस्ड जॉइंट स्पेस, स्पेशली नी जॉइंट्स, ओबेसिटी, तो ये क्लासिकली क्या डायग्नोसिस बता रहा है? ये क्लासिकली डायग्नोसिस बता रहा है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाता है, राइट। सो आर्टिकुलर कार्टिलेज का डैमेज। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो आर्टिकुलर एंड्स हैं वो थोड़े पास पास आ जाएंगे और जब हम एक्सरे करेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि हड्डियां पास पास आ गई हैं। तो आप यहाँ देखोगे ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल है क्योंकि इनके बीच में कार्टिलेज है। लेकिन जब कार्टिलेज मर जाएगा तो हड्डियां एकदम आपस में आके चिपक जाएंगी और इसी को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड जॉइंट स्पेस। तो ये नॉर्मल जॉइंट स्पेस है, राइट। और यहाँ आप देखोगे एकदम चिपक गए आपस में, तो ये हो गया रिड्यूस्ड जॉइंट स्पेस। राइट। तो ये बताता है कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है। देन फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एल्डरली पेशेंट था
जिसको कि हमने THR किया, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, क्योंकि उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस था। और हमने पाया कि 5वें दिन उस पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। क्या डायग्नोसिस हो सकता है? तो यहाँ पे एक बात याद रखना है, जो सर्जरी जैसे THR हो गया या टोटल नी रिप्लेसमेंट TKR हो गया, स्पेशली एल्डरली लोगों में, तो ये एक्चुअली लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरीज हैं। तो लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरीज में एक कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो होता है डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। सो डीप वीनस थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज़्यादा हैं, और इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से कई बार पेशेंट पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में भी जा सकता है। क्लियर? और ये जो कंडीशन है ये प्रेजेंट करती है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ। जैसे डिस्पनिया या टेकिपनिया। तो इस पर्टिकुलर केस में पेशेंट को DVT हुआ होगा, और DVT के बाद वो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में जा रहा है, ये क्लिनिकल हिस्ट्री बताती है। इसलिए कभी भी जब हम TKR TR करते हैं तो हम पेशेंट को साथ में सबकुटेनियस लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन पर स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पेशेंट DVT में जाए और ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो। तो ये ध्यान रखना होता है। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक पेशेंट है जो कि नॉन वेज फूड ज़्यादा खाता था, और उसकी वजह से उसको ग्रेट टो में दर्द और सूजन आई, थोड़ा लालपन भी आया। उसको ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, और यूरिक एसिड को जब हमने चेक किया तो वो बढ़ा हुआ मिला, हमें 10 mg/dL मिला। फिर इसके बाद हमने ये पाया कि यार इसकी डायग्नोसिस तो गाउट बन रही है। अब जो डॉक्टर था उसने सोचा कि यार मैं शरीर में इसके गाउट बनना कम करूं, तो उसने कौन सी ऐसी ड्रग दी होगी जिसकी वजह से कोई एंजाइम इनहिबिट हुआ होगा, जो कि गाउट का जो यूरिक एसिड है, जो मेन कल्प्रिट है, उसको बनने में कम कर रहा है। तो अगर हमको इसके लिए थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री जाना होगा कि यूरिक एसिड एक्चुअली बॉडी में आता कहाँ से है। तो यूरिक एसिड जो है वो एक्चुअली प्यूरिन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। जब प्यूरिन्स टूटेंगे तब यूरिक एसिड बनेगा, और लास्ट के 2 स्टेप्स जो होते हैं उसमें एक एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसका नाम होता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। क्लियर? तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को अगर हम इनहिबिट कर देंगे तो यूरिक एसिड बॉडी में नहीं बनेगा। और इस कंडीशन में क्योंकि इस पेशेंट को बार बार ऐसा हो रहा है, तो ये क्रॉनिक केस है, और ये जो ड्रग है जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगा, इसका नाम होता है एलोपिरिनॉल। इसलिए हम बोलते हैं जो एलोपिरिनॉल है ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर क्रॉनिक गाउट। ये ध्यान रखना है, एलोपिरिनॉल कभी भी एक्यूट गाउट में नहीं देना है, राइट। सो ये है क्रॉनिक गाउट के लिए। और यहाँ पे आप क्लासिकली दिखोगे कि फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जंक्शन पे थोड़ा सा सूजन दिख रही है, थोड़ा सा लाल लाल दिख रहा है, तो ये बता रहा है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। और आपको कभी भी ऐसा केस दिखता है तो स्ट्रेट अवे आप डायग्नोसिस बना सकते हो गाउट की, राइट। तो ये इसका मैनेजमेंट है। क्रॉनिक गाउट के लिए आपको देना है एलोपिरिनॉल, जो कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगा। फिर एक अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक पेशेंट है, उसने शराब पी रखी थी और वो रात को सोया, तो उसने क्या किया, अपने सर के नीचे अपना हाथ इस तरह से रख के सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उसकी रेडियल नर्व पैरालाइज्ड हो गई है। तो ये किस तरह की इंजरी है ना। इस तरह की इंजरी में अगर हम देखेंगे तो नर्व पे कोई कट या कोई इंजरी नहीं हुई है, सिर्फ नर्व का फंक्शन चला गया है, राइट। सो फंक्शन इज गॉन, नर्व काम नहीं कर रही है। बट अगर हम उसकी एनाटमी देखेंगे तो एनाटमी तो एज इट इज नॉर्मल है, और फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन को हम फिजियोलॉजी बोल सकते हैं। सो नर्व की फिजियोलॉजी चली गई बट एनाटमी एकदम ठीक है। इस तरह की नर्व इंजरीज को आप नाम दोगे न्यूराप्रैक्सिया। और इस तरह की नर्व इंजरीज की रिकवरी बहुत अच्छी है, 100%
रिकवरी, कुछ समय बाद उसकी नर्व दोबारा काम करना शुरू कर देगी। तो ये अभी न्यूराप्रैक्सिया। अगर नर्व का एक्सन कट गया, अदरवाइज नर्व इंटैक्ट है पूरा नर्व शीथ, तो आप उसे बोलोगे एक्सोनॉटमेसिस, इसको आप बोल दोगे एक्सोनॉटमेसिस। अगर पूरी नर्व ही कट गई तो आप इसको बोल दोगे न्यूरोटमेसिस, राइट। एक्सोनॉटमेसिस, न्यूरोटमेसिस, और ये वाला है न्यूराप्रैक्सिया। आप देख रहे हो कि नर्व की एनाटमी ओके है, बट थोड़ा सा बस जो उसका कंडक्शन है, थोड़ा सा कंडक्शन रुक रहा है बस यहाँ से, अदरवाइज एनाटमी एकदम ठीक है, कहीं कोई कट नहीं लगा। तो रिकवरी 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेडी आई डॉक्टर के पास और कहने लगी कि मेरे को मेरे अंगूठे में, इंडेक्स फिंगर में, मिडिल फिंगर में झुंझुनी होती है, और ये झुंझुनी जब और बढ़ जाएगी जब वो डॉक्टर उसकी रिस्ट को 1 मिनट के लिए पाल्मर फ्लेक्स करेगा नीचे की तरफ। तो ये क्या बता रहा है? सबसे पहले, जैसे अगर आपको कोई भी पैरेस्थीसिया की हिस्ट्री मिले, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और लैटरल हाफ ऑफ रिंग फिंगर, स्ट्रेट अवे ये बता रहा है कि किस नर्व की टेरिटरी है, ये टेरिटरी है मीडियन नर्व की। तो इसका मतलब कहीं पर मीडियन नर्व दब रही है। दूसरा, जब हम पाल्मर फ्लेक्स करते हैं तो ये कहलाता है फैलन टेस्ट, ये होता है एक्चुअली फैलन टेस्ट। तो फैलन टेस्ट में हम क्या करते हैं, मीडियन नर्व पे कंप्रेशन और बढ़ाते हैं। तो जब हम मीडियन नर्व पे कंप्रेशन और बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, मीडियन नर्व की जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाएंगे, और ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट हो जाएंगे। तो ये क्लासिकल केस है कौन सी कंडीशन का? कार्पल टनल सिंड्रोम, राइट। तो ये क्लासिकल प्रेजेंटेशन है कार्पल टनल सिंड्रोम का। और कार्पल टनल होता है एक ऑशियो एपिनेरोटिक टनल है, नीचे की तरफ कार्पल बोन्स हैं, ये सारे कार्पल बोन्स हैं, और ऊपर एक फ्लेक्सर रेटिनोकुलम होता है, और इसकी वजह से ये टनल बन जाती है। इस टनल के अंदर से निकलती है मीडियन नर्व। तो कई बार इस मीडियन नर्व की कंप्रेशन की चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इस क्लिनिकल कंडीशन को हम बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। फिर इसेंट्रिक एपिफाइसियल ट्यूमर विच कैन गो अप टू मेटाफाइसिस। इसेंट्रिक का मतलब होता है मूव टुवर्ड्स वन साइड, मतलब एक तरफ कुछ ज्यादा। एपिफाइसियल मतलब एपिफाइसिस से निकल रहा है और मेटाफाइसिस की तरफ जा रहा है। तो अगर आप इस ट्यूमर को देखोगे तो यहाँ पर ये है इसका ऑलमोस्ट मिड लाइन, ठीक है। तो ट्यूमर इस तरफ ज्यादा है, राइट, और ये यहाँ ये एपिफाइसिस है, ये मेटाफाइसिस है। तो ट्यूमर एपिफाइसिस से मेटाफाइसिस की तरफ बढ़ रहा है। तो ये क्लासिकल प्रेजेंटेशन है जायंट सेल ट्यूमर का, जिसका कि दूसरा नाम है ऑस्टियोब्लास्टोमा, राइट। तो ये क्लासिकल प्रेजेंटेशन है जायंट सेल ट्यूमर का। और अगर आपने रेडियोलॉजी पढ़ी होगी तो इसमें हमको मिलेगा सोप बबल अपीयरेंस। तो ये हो गया सोप बबल अपीयरेंस, राइट। तो इतना जायंट सेल ट्यूमर के लिए पता होना चाहिए। अब एक पेशेंट है जो कि बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड्स ले रहा था। अब वो ऑर्थोपेडिक्स में आया और कहने लगा कि मेरे दोनों कूलों में दर्द हो रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो अगर कोई बहुत लंबे समय से दर्द स्टेरॉइड्स ले रहा है, उसके बाद उसे हिप में दर्द हो रहा है, तो आपको एक पॉसिबिलिटी ध्यान में रखनी है, वो है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। फ्यूमरल हेड के किसी पार्ट की डेथ हो गई है क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कम हो गई थी। इसको कैसे समझेंगे? ये नॉर्मल है, ये एवियन है। तो नॉर्मल में अगर हम हेड की आउटलाइन देखेंगे तो एकदम स्मूथ रहेगा, राउंडेड रहेगा, यूनिफॉर्म उसका टेक्सचर रहेगा। ये हो गया हेड ऑफ ह्यूमरस नॉर्मली। बट यहाँ पर हम देखेंगे तो थोड़ा सा ये कोलैप्स रहेगा, थोड़ा सा डिफॉर्म्ड रहेगा, राइट। तो इस तरह से ही हमको दिखेगा इधर थोड़ा सा। ये हो गया एवियन का। दूसरा
यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इसकी अपीयरेंस है, बट यहाँ पे कई जगह ज़्यादा वाइट है, कई जगह ब्लैक है, तो ये हेट्रोजीनस इसका टेक्सचर दिख रहा है यहाँ पे। तो होमोजीनियस, हेट्रोजीनस। तो एवियन में क्या होगा, जो फीमोरल हेड है वो कोलैप्स भी हो सकता है, पिचक भी सकता है, इसीलिए उसकी जो राउंडेडनेस है वो चली जाएगी। तो एवियन कोई पेशेंट अगर स्टेरॉइड्स ले रहा है बहुत लंबे समय से, तो एवियन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अदरवाइज एवियन को हम हमेशा बच्चों को फ्रैक्चर्स में पढ़ाते हैं, और आपको 3 फ्रैक्चर्स पता होने चाहिए, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, फ्रैक्चर नेक ऑफ टैलस, और तीसरा होता है फ्रैक्चर वेस्ट ऑफ स्केफॉइड। तो 3 जगह पे हमको एवियन एज ए कॉम्प्लिकेशन मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है 3 फ्रैक्चर्स में। नेक्स्ट केस में चलते हैं। एक पेशेंट है जिसको कि राइट साइड के शिन पर कुछ ग्रोथ है और उसमें दर्द होता है। जब पेशेंट को दर्द ज़्यादा होता है तो वो एस्पिरिन ले लेता है और उसका दर्द चला जाता है। तो ये क्या ट्यूमर है? क्योंकि ये दर्द एस्पिरिन से चला जाता है, इसीलिए हम इस ट्यूमर को बोलते हैं एस्पिरिन ट्यूमर, और जो कि इनफैक्ट दूसरा नाम है ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा का। क्लियर? सो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा को ही हम दूसरा नाम देते हैं एस्पिरिन ट्यूमर, क्योंकि जो दर्द है वो एस्पिरिन खाते ही एकदम चला जाता है कैरेक्टरिस्टिकली। और इस ट्यूमर की अगर हम देखें इमेजिंग में तो ये एक कॉर्टेक्स में होता है, राइट? तो जैसे यहाँ भी आप देखोगे ये पूरा कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स के एक हिस्से में आपको एक नाइडस दिखेगा, और नाइडस के अंदर थोड़े थोड़े आपको वाइट पार्शियली मिनरलाइज्ड ट्राइबुकुले दिखेंगे, राइट? तो ये ब्लैक जो है ये पूरा नाइडस है, इसके आसपास स्क्लेरोसिस दिखेगा, ये पूरा जोन है स्क्लेरोसिस का, और अंदर पार्शियली मिनरलाइज्ड ट्राइबुकुली। और इसके साइज की बात करेंगे तो इसका साइज रहेगा 1 सेंटीमीटर से कम, राइट? तो ये हो गया ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, जो कि मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ बोन जिसको कहा जाता है। फिर एक पेशेंट है, उसको एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जब हमने उसका लोअर लिम्ब देखा तो वो एक्सटर्नल रोटेशन में था और देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा था। तो क्या डायग्नोसिस हो सकता है? अब यहाँ पे ये आरटीए के बाद है, और ये क्लासिकल प्रेजेंटेशन है। अगर आपको लोअर लिम्ब आरटीए के बाद एब्डक्शन में दिखे और एक्सटर्नल रोटेशन में दिखे तो आप बोल सकते हो ये केस है एंटीरियर हिप डिसलोकेशन। एंटीरियर हिप डिसलोकेशन, राइट? अगर फर्स्ट क्वेश्चन याद करोगे तो उसमें मैंने फैडिर दिया था, और यहाँ पे क्या है? फैबर, फ्लेक्शन, एब्डक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, राइट? तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म्स का आप लिख सकते हो फैबर। तो ये हो गया एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप। इसमें आप क्लासिकली देख सकते हो कि ये एक्चुअली केस है बायलैटरल का। तो ये मिड लाइन है, तो ये लोअर लिम्ब भी मिड लाइन से दूर है, मतलब एब्डक्टेड है। ये लोअर लिम्ब भी दूर है, मतलब एब्डक्टेड है। दूसरा, दोनों तरफ आपको एक्सटर्नल रोटेशन दिखेगा, यहाँ भी एक्सटर्नल रोटेशन है, यहाँ भी एक्सटर्नल रोटेशन है, राइट? तो क्लासिकल ये केस है एंटीरियर डिसलोकेशन। और अगर हम एक्सरे में आएंगे तो ये एसिटाबुलम की आउटलाइन है, लेकिन जो हेड ऑफ फीमर है वो कहीं यहाँ पड़ा हुआ है इस तरह से। तो क्लियर कट हमको दिख रहा है कि ये स्पेस खाली है, मतलब हेड ऑफ फीमर एसिटाबुलम से आगे निकल गया है। तो ये एंटीरियर हिप डिसलोकेशन का केस है, राइट? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बार बार पूछे जाते हैं और ये मैंने कंपाइल किए थे। मुझे उम्मीद है कि ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।